दूसरों के घर में आग लगाओ, खुद के घर में चैन की बंसी बजाओ। संध्या और सुमित की शादी में करीब 1 साल का वर्ष बीत चुका था। सुमित के मम्मी पापा गांव में रहते थे और सुमित उनका इकलौता बेटा था। इसीलिए सुमित की जिम्मेदारी बनती थी उनका ख्याल रखने की। शादी के बाद से ही सुमित ने गांव का घर बंद करवाकर मम्मी पापा को अपने पास ही बुला लिया था और सुमित और संध्या उनका पूरा ख्याल रखते थे। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे कमला जी और दर्शन जी का व्यवहार अपने बेटे बहू के प्रति बदलने लगा था, जिसकी वजह सुमित और संध्या समझ नहीं पा रहे थे। आखिर क्या कमी रह गई थी उन लोगों में, जिसकी वजह से कमला जी और दर्शन जी की संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे संध्या से। जबकि संध्या अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी अपने सास ससुर की सेवा करने की और उन्हें खुश रखने की। आज भी कमला जी खाना खाकर उठी ही थी कि तभी उनकी दीदी राधा जी का फोन आ गया। हाल चाल लेने के बाद वह कहने लगी कि तुम्हारे लिए बड़ा अफसोस होता है, तुम्हें तो जॉब वाली बहू मिल गई। अगर मेरी बहू की तरह तुम्हारी बहू भी घर पर रहती तो कम से कम गरम रोटियां तो खिलाती। ये सुनकर कमला जी का चेहरा उतर गया और वह कहने लगी, सही कहती हो दीदी, मेरी बहू तो सुबह सवेरे खाना बनाकर चली जाती है। भले ही मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता, लेकिन ठंडी रोटियां खाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे भी बहू का जॉब करना पसंद नहीं है, लेकिन कोई मेरी बात सुने तब ना। उधर से राधा जी अपनी बहन के कान भरते हुए बोली कि मैंने तो बहू को काबू में करके रखा है। क्या मजाल कि मैं रसोई से एक गिलास पानी भी अपने हाथ से लेकर पी लूं। प्रेगनेंसी में भी बहू ही सारा काम संभालती है। सास को तो ऐसे ही रहना चाहिए। बहू के आने के बाद सास को तो एकदम गर्मा गर्म खाना मिलना चाहिए और आराम की जिंदगी मिलनी चाहिए। आखिर हमने भी जिंदगी भर सारा काम संभाला था, तो अब बुढ़ापे में हमें आराम और बेटे बहू की सेवा मिलनी चाहिए या नहीं। फोन रखने के बाद कमला जी ने अपने पति से भी यही सब कहा, तो वो भी भड़क गए और कहने लगे, तुम बिल्कुल सही कहती हो, बुढ़ापे में ये ठंडी रोटियां खानी पड़ती हैं। बहू घर पर रहती तो गर्मा गर्म खाना मिलता। दिन भर में हजार जरूरतें पड़ती हैं, सब कुछ हमें खुद से ही करना पड़ता है। बहू रहती तो कम से कम हमारी सेवा तो ठीक से होती। आज शाम को सुमित को आने दो, हम उससे बात करेंगे। बहू जॉब छोड़ दे तो अच्छा ही रहेगा। शाम को उन्होंने बेटे से बात की तो बेटे ने इनकार करते हुए कहा कि इसने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, जॉब करना इसे अच्छा लगता है। मैं इसे जॉब छोड़ने के लिए नहीं कह सकता। उस दिन के बाद से तो हमेशा कमला जी की दीदी उनके कान भरते रहती थी और यहाँ पर दोनों परेशान रहते थे। जब बेटा घर आता था तो वह उस पर दबाव बनाने लगते थे कि बहू को कहो कि वह जॉब छोड़ दें। इधर बहू को भी वह लोग जली कटी सुनाने लगे थे कि जॉब करने के चक्कर में तुम हमारा ठीक से ध्यान नहीं रखती हो। अब संध्या तो जॉब करने के साथ ही उन्हें डॉक्टर से भी दिखाने ले जाती थी, उनकी दवाई भी ले आती थी, खाना पानी भी समय से बना ही देती थी। फिर भी वो लोग बहू से संतुष्ट नहीं थे। एक शाम ऐसे ही संध्या रसोई में काम कर रही थी। तभी सुमित घर आया तो कमला जी गुस्से में कहने लगी, देख बेटा, आज मैं तुझे साफ साफ कह देती हूँ, तुझे कोई कठोर फैसला करना ही होगा। बेटा, बहू हमें ठंडी रोटियां खिलाती है, इसे कह दो जॉब छोड़कर हमारे लिए गरम रोटियां सेक दिया करे। नहीं तो हम गांव चले जाएंगे और सारे रिश्तेदारों को बता देंगे कि कलयुग के बेटा बहू नालायक निकले। आज सुमित भी झुंझलाते हुए बोल पड़ा, मम्मी पापा, आप लोग हमेशा मुझे धमकी देते रहते हैं। जाइए, जिसे जो बताना है बता दीजिए। मैं नहीं डरता किसी से। कब से दिमाग खराब कर रखा है आप लोगों ने। संध्या आप लोगों का कितना ध्यान रखती है, आप लोगों के बारे में कितना सोचती है, फिर भी आप लोगों का मन ही नहीं भरता है। अब क्या वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप लोगों की गुलामी करेगी, तभी आप लोग खुश रहेंगे। मैं ये देख चुका हूँ कि वो आप लोगों के लिए कुछ भी कर लें, आप लोग खुश रहने वाले नहीं हैं। तो अब इससे ज्यादा वो आपके लिए कुछ नहीं करेगी। संध्या की आंखों में आंसू झलक आए। भले ही वह रसोई में सास ससुर की पसंद का खाना बना रही थी, लेकिन उसे पक्का पता था कि ये खाना खाकर भी वो लोग कोई खास तारीफ करने वाले नहीं हैं और यहाँ तो पीठ पीछे उसकी बुराइयां ही की जा रही थी। वह भारी मन से मटर पनीर की ग्रेवी में मसाले मिलाने लगी। थोड़ी ही देर में मसाले की खुशबू से पूरी रसोई महक गई थी, लेकिन बाहर का माहौल इतना गर्म हो गया था कि लग नहीं रहा था कि घर में कोई खाना खाएगा।
उसकी सास गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगी कि जब हमारा अपमान ही करना था तो तूने बार-बार हमें यहाँ आने के लिए कहा ही क्यों? मुझे तो अब तेरे साथ रहना ही नहीं है। बहू तो सेवा करती नहीं है और बेटा भी एकदम नालायक निकला। तू तो जोरू का गुलाम बन गया है बेटा। जो बेटे पत्नी के गुलाम बन जाते हैं, वह कभी माँ-बाप की सेवा नहीं करते। उसके पापा भी चिल्लाते हुए कहने लगी कि मैंने बुढ़ापे में अपने माँ-बाप की कितनी सेवा की और एक तू है, अभी तो हमारे हाथ-पैर चल रहे हैं। अभी से यह हाल है तो पता नहीं जब हम असमर्थ हो जाएंगे तब तू क्या करेगा? अब तू देख सबको तेरी असलियत कैसे बताते हैं हम लोग। इतना कहकर वो लोग गुस्से में तमतमाते हुए कमरे में गए और थोड़ी देर के बाद अपना सामान समेट कर बाहर आए। वह सुमित को धमकाते हुए बोले, आखिरी बार सोच लो, अगर तुम लोगों को हमारे हिसाब से चलना है तो ठीक है, वरना हम लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। सुमित अब कुछ नहीं बोल रहा था, वह सर झुकाए हुए बैठा था। उधर हॉल में इतना हंगामा मचा हुआ था तो संध्या ने भी चूल्हा बंद कर दिया था और चुपचाप रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। अब सास ससुर को जाते देखकर उससे रहा नहीं गया। वह छोड़कर आई और उनसे बोली कि आप लोग इस तरह नाराज होकर घर से मत जाइए। मैं जॉब तो नहीं छोड़ सकती, बहुत मेहनत की है मैंने इस जॉब को पाने के लिए। मेरा सपना था कि मैं ये जॉब करूंगी और अपनी मेहनत को मैं इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकती। अगर मैं अपने पैर पर खड़ी हूँ तो ये तो अच्छी बात है ना। तब तक सुमित ने भी बोला, बिल्कुल ठीक कह रही है संध्या। मम्मी एक बार सोच कर देखो, अगर कल को कुछ 19-20 हो जाता है तो कम से कम संध्या और मेरे परिवार को किसी का मुंह तो नहीं देखना पड़ेगा। नौकरी आज के जीवन में कितनी जरूरी है, ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। लोग तो ऐसी नौकरी करने के लिए तरसते हैं और आप लगी लगाई नौकरी छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई। संध्या ने आगे बोला, आप हमें एक मौका और देकर देखिए, आप लोगों की सेवा में और भी अच्छे से करूंगी। आप लोगों की सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। उसकी सास गुस्से में कहने लगी कि हमारी तो एक ही शर्त है, अब जब तू जॉब छोड़ने का मन बना ले तो हमें बोल देना, हम लोग अपनी सेवा करवाने के लिए आ जाएंगे। लेकिन बहू एक बात याद रखना, इस चौखट से बुजुर्ग लोग रोते हुए जा रहे हैं, तुम लोग कभी सुखी नहीं रहोगे। इतना कहकर वो आंसू बहाते बहाते वहां से निकल गई। संध्या हैरान सी रह गई कि ये सब क्या हो गया। बिना किसी खास वजह के उसके सास-ससुर उसका घर छोड़ के जाने लगे, वह भी उसे बदुआ देते हुए। उसने तो सोचा था कि सास-ससुर गांव में अकेले रहते हैं, वह लोग यहाँ पर आकर साथ में रहेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और मम्मी-पापा भी अकेले नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पर तो रिश्तों में और ज्यादा दूरियां आ गई थी। वह लोग तो घर छोड़कर ही चले गए थे। घर एकदम से सूना पड़ गया था। संध्या रोते हुए सुमित के पास आई और कहने लगी, सुमित मैंने ऐसा क्या नहीं किया कि मैं मम्मी पापा की उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई। सुमित ने कहा, ये तुम क्या बोल रही हो, तुमने अपनी तरफ से मेरे पापा मम्मी के लिए सब कुछ किया, फिर भी वह तुमसे खुश नहीं तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मेरे मम्मी पापा ने बेकार सी बात के लिए तुम्हें क्या कुछ नहीं सुना दिया। अरे तुम जॉब करती हो फिर भी उन लोगों का कितना ध्यान रखती हो, लेकिन उन्हें ये सब दिखाई नहीं क्यों नहीं दे रहा है। इतना प्यार और सम्मान देती हो उन्हें तुम। संध्या कहने लगी, शायद मुझसे ही कोई कमी रह गई होगी, वरना ऐसा तो नहीं होता कि कोई किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा करे और किसी को समझ में ना आए। संध्या का मूड खराब हो चुका था, वह कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई और न जाने कब तक रोती रही। रोते रोते वह थक कर सो गई। सुमित जब कमरे में आया तो पत्नी का मासूम सा चेहरा देखकर उसका मन भर आया और वह सोचने लगा कि कितना सब कुछ होने के बावजूद आज भी ये मम्मी पापा को गलत नहीं बोल रही है। पता नहीं कभी मम्मी पापा इसकी अच्छाइयों को समझ पाएंगे या नहीं। कड़वा सत्य को लाइक और फॉलो करें। उधर दर्शन जी और कमला जी गुस्से में घर से निकल तो गए थे, लेकिन गांव जाने वाली ट्रेन का टिकट तो हुआ ही नहीं था। तब कमला जी बोली कि यहीं पास के गांव में दीदी का भी तो घर है, क्यों ना हम उनके यहाँ ही चले चलें, देख भी लेंगे कि बहू उनकी कैसे सेवा करती है। दर्शन जी कहने लगे, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो और कुछ दिनों तक हम उनके यहाँ पर रहेंगे तो बेटे बहू के भी होश ठिकाने आ जाएंगे। देखो बहू, अगर जॉब छोड़ दे तो अच्छा ही है, पैसे भी हमारा बेटा इतना कमाता है, हमें किस चीज की कमी होगी। वह लोग बस पकड़कर राधा जी के घर जाने के लिए निकल पड़े।
रास्ते में कमला जी बड़ी खुश हो रही थी कि वो कह रही थी कि दीदी को हम सरप्राइज देंगे, उन्हें फोन करके बताएंगे नहीं कि हम उनके यहाँ आ रहे हैं। अचानक से पहुंचेंगे तो वो कितना खुश हो जाएंगी ना। बातें करते करते रास्ता कट चुका था। बस स्टॉप पर उतरकर उन लोगों ने थोड़ी फल और मिठाइयाँ खरीदी और खुशी खुशी कच्चे रास्ते पर बढ़ते हुए घर की ओर बढ़ते चले गए। दूर से ही खेतों के बीच बना हुआ उनका घर दिखाई देने लगा था। सुबह सवेरे का समय था। ठंडी के मौसम में रोड के किनारे लोग आग ताप रहे थे। साथ में आलू और मटर के भुनने की खुशबू भी आ रही थी। दोनों खुशी खुशी राधा जी के घर के बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रसोई से खटर पटर की आवाज आ रही थी। कमला जी का चेहरा खिल उठा और वह अपने पति से फुसफुसाते हुए बोली, देख रहे हैं जी, राधा जी की बहू कितनी अच्छी है। सुबह के 5 बज रहे हैं और वह रसोई में घुस गई है। अपनी बहू को देखते हैं 6 बजे तक सोई रहती है, उठकर बिना मुंह धोए किचन में चली जाती है। मुझे तो बहू से मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है, मैं पहले बहू से ही मिल लेती हूँ। इतना कहकर वो तेजी से लपकते हुए रसोई के दरवाजे पर पहुंची, लेकिन वो ये देखकर स्तंभ रह गई कि वहां पर तो राधा जी बैठकर चूल्हा फूंक रही थी। तभी भीतर कमरे में से उनकी बहू गरिमा की आवाज सुनाई दी, अरे मम्मी जी, प्लीज मेरी चाय जल्दी से लेकर आइए और नाश्ता आज जरा जल्दी बना लीजिएगा, मुझे भूख सी लग रही है। आज नाश्ते में आलू के पराठे और टमाटर की खट्टी मीठी चटनी बना दीजिएगा। कल रात में आपने जो सब्जी बनाई थी बहुत स्वादिष्ट बनी थी, तो मैंने जी भर कर खाया था। सुमित्रा जी बोलने लगी, हाँ हाँ बहू, बहुत बढ़िया खाना बनाऊंगी मैं, चिंता मत करो। नाश्ता करके तो तुम्हें मजा ही आ जाएगा। आके तुम अच्छा खाओगी तभी तो मुझे मेरे खानदान के स्वस्थ वारिस दोगी। और अपने बहू के गर्भावस्था में उसका ख्याल रखकर मुझे जो खुशी मिलती है वह तो मैं बयान ही नहीं कर सकती। तुम तो बस बता दिया करो कि तुम्हें क्या खाने का दिल कर रहा है, मैं तुम्हें फौरन बनाकर खिला दिया करूंगी। बिल्कुल संकोच मत करना, आखिर तुम मेरी बहू हो। मेरा फर्ज बनता है गर्भ अवस्था में तुम्हारी पूरी देखभाल और सेवा करना, और आज मैं तुम्हारे लिए करूंगी भी तभी तो। जब मेरे हाथ पैर कुछ करने लायक नहीं रहेंगे तो तुम मेरी सेवा करोगी। मैं वैसी सास नहीं हूँ कि बहू को परेशान करूँ और बुढ़ापे में उम्मीद करूँ कि वो मेरी सेवा करे। मिल बांट कर घर गृहस्थी चलनी चाहिए और आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। ये सब देखकर कमला जी का सर घूमने लगा। अचानक से जब राधा जी की नजर कमला जी पर पड़ी तो वह हैरानी से उठ खड़ी हुई और सकपकाते हुए बोली, अरे कमला, तू यहाँ कैसे अचानक से बिना बताए। कमला जी जरा रोष भरे शब्दों में बोली, जी ये सब क्या है। तुम तो कहती थी कि तुम प्रेगनेंसी में भी अपनी बहू से खूब काम करवाती हो, लेकिन तुम तो यहाँ बहू को पका पका कर खिलाने में जुटी हुई हो। राधा जी बात को संभालते हुए बोली, अरे कमला, अब बहू माँ बनने वाली है, हमारे ही खानदान का वंश आगे बढ़ेगा, ऐसे में बहू का ध्यान रखना तो बनता है ना। तभी उनकी बहू उठकर रसोई में आई और कमला जी को देखकर प्रणाम करते हुए बोली, वाह मौसी जी, आप कब आई। फिर अपनी सास के पास आकर बोली, मम्मी जी, वो छत पर मेरे कपड़े छूट गए हैं, मैं जरा लेकर आती हूँ। बहू की बात सुनकर राधा जी ने उसे छत पर जाने के लिए मना कर दिया, ये बोलकर कि तू बार बार ऊपर नीचे नहीं किया कर, तेरे लिए ठीक नहीं। और खुद ही छत पर से कपड़े उतारने के लिए भागी। कमला जी और दर्शन जी एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। 2 दिनों तक कमला जी अपने पति के साथ वहीं पर रही। बीच में बेटे ने एक बार फोन भी किया था। अब कमला जी का गुस्सा एकदम से पानी हो चुका था, तो उन्होंने बेटे से बात करके उसे बता दिया था कि मैं दीदी के घर पर हूँ और जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। वह देख रही थी कि राधा जी किस तरह अपनी बहू के साथ मिलजुल कर रहती हैं। घर में प्यार भरा शांति संपूर्ण माहौल है। हालांकि फोन पर वो बहू के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही थी कि मैं उसे काबू में रखती हूँ, लेकिन यहाँ पर सामने से ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और एक दिन बातों ही बातों में जब उनकी बहू गरिमा ने बताया कि मम्मी जी मेरा बहुत ध्यान रखती हैं, मेरी हर फरमाइश को पूरी करती हैं, घर के काम हमेशा मिलजुल कर करती हैं, तब जाकर कमला जी की आंखें खुल गई। उन्हें समझ में आ गया था कि कुछ लोग अपने घर में तो सुख शांति से रहते हैं, लेकिन दूसरों के घरों की शांति भंग करने का काम करते हैं। अपनी बहन का असली चेहरा उन्हें कभी समझ में नहीं आता। अगर वह यहाँ पर अचानक से न आ गई होती,
अब वह बहन को क्या बोलती, गलती उनकी भी तो थी जो दूसरों की बातों में आकर उन्होंने अपनी बहू के साथ हमेशा रिश्ता खराब किया था। खैर उन्हें उनकी गलती का एहसास हो रहा था, उन्होंने अपने पति को भी सारी बातें बताई, तो वो भी शर्मिंदा हो गई कि वो भी दूसरों की बातें सुन-सुनकर अपनी बेटी बहू को नालायक समझ रहे थे। हर कोई अपने जीवन में थोड़े बहुत समझौते और संयोग करके ही जीवन को आगे बढ़ाता है, वैसे भी उनकी बहू उनका बहुत सम्मान करती थी। इतनी सारी ज़िम्मेदारियों के बीच में भी उनका ध्यान रखती थी, लेकिन उन लोगों को शायद बहू से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें थीं। खैर 3 दिन के बाद वह लोग वहाँ से वापस बेटे के पास आने के लिए निकल चुके थे। अब उन्हें बस बेटे-बहू से माफ़ी माँगनी थी और उनके साथ एक प्यार भरे रिश्ते की नई शुरुआत करनी थी। घर पहुंचकर सबसे पहले उन दोनों ने बेटे-बहू से माफ़ी माँगी। उन दोनों के बदले हुए व्यवहार को देखकर बेटे-बहू दोनों ही आश्चर्यचकित रह गए थे, क्योंकि बहू ने आगे बढ़कर पहल करते हुए उन दोनों के पैर छुए तो कमला जी ने बहू को गले से ही लगा लिया। वह कहने लगी, बहू अभी मैं इतनी भी बुजुर्ग नहीं हुई हूँ कि घर के कामों में तुम्हारी मदद ना कर पाऊँ, और अगर हमें गरम रोटियां चाहिए होगी तो दोपहर में हम अपने लिए रोटी खुद से सेक लेंगे। तुम चिंता मत करो, बाकी सब तुम लोग हमें जो प्यार और सम्मान दे रहे हो हमारे लिए उतना ही काफ़ी होगा। सुमित ने भी राहत की सांस ली कि मम्मी-पापा को कम से कम ये तो समझ में आया कि हम लोग नालायक नहीं हैं, बल्कि उनकी उम्मीद ही हद से ज़्यादा थी। कमला जी को भी समझ में आ चुका था कि कुछ लोग झूठ बोलकर परिवार में मतभेद उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करके उन्हें क्या मिलता है, ये तो वही जाने, लेकिन किसी का परिवार और रिश्ते बर्बाद कर देते हैं और अपने परिवार में सुख शांति से रहते हैं। इसीलिए कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्तों को खराब नहीं करना चाहिए, और एक साथ रहने पर थोड़े समझौते और संयोग की गुंजाइश हर रिश्ते में रखनी चाहिए। थोड़ी देर के बाद कमला जी की बहन राधा जी का फोन आया, ये पूछने के लिए कि वो ठीक ठाक से अपने घर पहुंच गई, और फिर बातों ही बातों में राधा जी ने कमला जी के कान भरने शुरू किए। देख कमला, अभी मेरी बहू की मेरी ज़रूरत है, इसीलिए मैं उससे थोड़ा नरमी से पेश आ रही हूँ। एक बार बच्चा हो जाने दे, फिर उसे टाइट करूँगी, लेकिन तेरी बहू की तो अभी ऐसी कोई खबर नहीं है ना, तो तू थोड़ा बहू के साथ टाइट ही रहना, वरना तेरे सर पर चढ़कर नाचने लगेगी और सुमित को लेकर जल्दी ही अलग हो जाएगी। कमला जी ने इधर से बोला, हाँ जीजी, मैं अपनी बहू के साथ बिल्कुल वैसे ही रहूंगी जैसे आप अपनी बहू के साथ रहती हो, और आप फिक्र मत करो, मैं अपने सुमित को कभी भी उसकी पत्नी के साथ अलग नहीं होने दूंगी। आप गरिमा का ध्यान रखना। कहकर कमला जी ने फोन रख दिया। राधा जी को भी लगा कि शायद उनके घर की स्थिति देखकर अब कमला जी उनकी बातों में नहीं आने वाली। अब उन्हें कोई और घर ढूंढना पड़ेगा, आग लगाकर अपने दिल को संतुष्ट रख देने के लिए, क्योंकि शायद राधा जी को ऐसा करके सुख मिलता था, पर उनकी बातों में जाकर